नमस्कार दोस्तों, आप आ चुके हैं वापस से एजुकेशन के बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे माइंड मूवर एकेडमी। ठीक, और माइंड मूवर एकेडमी पे मैं आकाश खरवार आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, आपका अपना फिजिक्स कोच। ठीक है, हम लोग कल अभी चर्चा कर चुके हैं एक टॉपिक पे। हम फिजिक्स में अभी बात कर रहे हैं प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही हमने कल अपनी चर्चा समाप्त की थी तो हमने ये देखा था कि फिलॉसफी कहाँ से उभरी, क्या एग्रीकल्चर का रोल रहा ह्यूमंस के डेवलपमेंट में, साइंस के डेवलपमेंट में, फिजिक्स के डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद हमने कल ये भी बात की थी कि फिलॉसफी और फिजिक्स का क्या लेना देना है, फिलॉसफी का और अदर रिलीजन्स का क्या लेना देना है, रिलीजियस सब्जेक्ट्स और जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, लॉजिकल सब्जेक्ट्स, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, और इन सभी बातों के साथ हम धीरे धीरे इस चर्चा पर पहुंचे थे कि फिर फिलॉसफी से साइंस कैसे आई और साइंस से फिजिक्स की डेवलपमेंट कैसे हुई। ठीक है, अभी फिजिक्स के बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चाएं कर रहे हैं। मैंने बताया था कि फिजिक्स प्रकृति के या भी जो यूनिवर्स का जो क्रिएटर है उसने दुनिया बनाई और दुनिया को चलाने के कुछ नियम बनाए। जो नियम बने उनको कंपाइल करके एक किताब में हम पढ़ते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स। तो फिजिक्स इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट। फिजिक्स को हमको ऐसे देखना चाहिए कि ये प्रकृति के रहस्य जो है, प्रकृति के जो नियम है, और प्रकृति का मतलब कल मैंने बताया था कि अगर आप पेड़ पौधे फूल पत्तियां समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति का मतलब होता है वो रूल्स, वो नियम, वो लॉज जिस पर ये दुनिया गवर्न होती है। और उसको बनाने वाला कौन है, तो दैट्स द सुप्रीम पावर। मैं उसका कोई नाम नहीं देना चाहूंगा, हम लोगों ने बोला था कि उसको हम केवल और केवल क्रिएटर बोल के रहने देते हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत यहां तक। फिर मैंने बात की थी कि उन लॉज और उन टर्म्स को समझने के लिए हमको कुछ न कुछ क्वांटिटीज की, कुछ टर्म्स की आवश्यकता पड़ती है। अरे जैसे कि हम इतने सारे इंसान हैं, लेकिन इंसानों को बुलाने के लिए कुछ तो नाम रखा गया। अब कोई ऐसे बोलेगा कि ओ हेलो ह्यूमन, ओ हेलो होमोसेपियन, इधर सुनो, तो मैं देखूंगा क्या वहां जाके झांक के। अगर आपको मुझे बुलाना हो तो क्या बुलाएंगे, ओ हेलो होमोसेपियन। हालांकि कुछ लोग बुरा मानेंगे कि मैंने इंसान बोला, कुछ लोग यहाँ पर इंसान नहीं है फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी नाम रखा गया है। खैर जो भी, हम लोग इंसान का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो इंसानों को कुछ ना कुछ नाम दिया गया। अगर मैं उस नाम को डिफाइन नहीं करता तो क्या इंसान एग्जिस्ट नहीं करते? करते। उसी तरह से अगर मैं कुछ टर्म्स डिफाइन नहीं करता तो क्या फिजिकल लॉज नहीं बनते? बनते। क्या दुनिया गवर्न नहीं होती? होती। उससे हमारे पढ़ने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं सोचूं कि गांव का कोई चिंटू ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जान गया, इससे सूर्य पे और धरती के मौसम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? चंद्रमा के मौसम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं। फिर क्यों पढ़ रहे हैं? फिर पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हम ह्यूमंस की जो उत्सुकता है, जो हमेशा से एक्साइटमेंट रही है यूनिवर्स के रहस्यों को जानने की, इसको खोजने की, इसके बारे में जानकारी हासिल करने की, वो हमारी तृप्त हो सके। ठीक है, और फिर उसके बाद हम हमेशा से एक प्रोग्रेसिव कैटेगरी की तरह आए हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव अगर कोई रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म धरती पे, तो ह्यूमंस ही। ठीक है, अब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हालांकि धरती को कुछ लोग मानते हैं कि धरती को हम ही नष्ट कर रहे हैं, कुछ लोग मानते हैं कि धरती हमारे वजह से रहने लायक नहीं हो चुकी, वो एक अलग डिबेट है। ठीक है, लेकिन प्रोग्रेस भी तो हम ही ने की है। तो हमने जिस तरह से प्रोग्रेस की है, जिस वजह से प्रोग्रेस की है, उसका केवल और केवल एक ही कारण है, वो है यूनिवर्स को जानने के बारे में हमारी एक्साइटमेंट। तो उसी एक्साइटमेंट को तृप्त करने के लिए हम इन लॉज को समझने के लिए चले गए। बाकी लोग नहीं गए, अगर गए होते तो वो भी इन चीजों के बारे में जानते, समझते और प्रोग्रेसिव होते। तो हमने नियमों को जानने की कोशिश की, और नियमों को जानने के लिए हमको कुछ टर्म्स डिफाइन करने पड़े, और उन टर्म्स का नाम हमने बोला था फिजिकल क्वांटिटी। हम कल से ही चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमने कल बात की थी कि एक क्रिकेट मैच है, और उस क्रिकेट मैच को देखते देखते, बचपन की कहानी में बता रहा था कि क्रिकेट मैच देखते देखते मैंने कुछ नियमों को सीख लिया, जान लिया, केवल और केवल देख देख के। उसी तरह से जो ह्यूमंस थे शुरू शुरू में केवल और केवल ऑब्जर्वेशन से कुछ नियमों को समझ गए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ऑब्जर्वेशन केवल ह्यूमन से किया था? नहीं, ऑब्जर्वेशन सबने किया था, लेकिन मैंने बोला था कि ऑब्जर्वेशन के बाद कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आने चाहिए दिमाग में, जिनको बोला जाता है व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे।
तो क्यों और कैसे का जवाब ह्यूमंस ढूंढने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाए, और ह्यूमंस की दिलचस्पी आई किस वजह से, तो वो आई थी खेती की वजह से, क्योंकि हमारे पास स्टोर्ड फूड था। अगर इन सब बातों को और डिटेल में जानना है तो आप पहले वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने वहां पर डिस्कशन किया है। यहाँ पर तो मैं बस उसका एक रिकैप दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी पे। तो जैसे मैंने नियमों को समझा क्रिकेट के, फिर वहां पर कुछ कुछ टर्म्स मुझे पता चले, जैसे कि बाउंड्री पर हर बार बॉल जाती थी, तो बाउंड्री पर हर बार अंपायर ऐसा ऐसा करता था जैसे ही बॉल जाती थी, और जैसे ही बॉल जाती थी तो मैं देखता था कि स्कोर बोर्ड में 4 रन बढ़ गए। इतनी मैथ तो मुझे आती थी बचपन से। अब जैसे ही 4 रन बढ़े हर बार, तो ऐसे करते करते मुझे पता चला कि जो बाउंड्री रो को जैसे ही बॉल क्रॉस करेगी वैसे ही 4 रन इंक्रीज हो जाने वाले हैं। लेकिन उस टर्म को चौका या 4 कहते हैं, ये मुझे समय के साथ पता चला। अच्छा, क्या वो टर्म मुझे नहीं पता चलता तो मेरी क्रिकेट की समझ कम होती? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसको और गहनता से समझने के लिए और बारीकी से समझने के लिए टर्म्स को डिफाइन करना बहुत आसान, बहुत मतलब जरूरी है। अगर मैं किसी को समझा रहा हूं क्रिकेट के बारे में तो मुझे वो टर्म्स पता होने चाहिए। उसी तरह से अगर मैं प्रकृति के नियमों की बात करूं तो उनको भी बिना टर्म्स के भी समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन अगर उस नॉलेज को ट्रांसफर करना है, नॉलेज को ट्रांसफर करने का मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में केवल एक लोगों तक की बात नहीं करना। ये जो नॉलेज है हमारे लिए जनरेशनल है। हमारे पूर्वजों ने कुछ खोजा, फिर धीरे धीरे उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो जाने, फिर उनकी आने वाली पीढ़ियां, और फिर ये कई बार फिल्टर होते होते ये नॉलेज हम तक पहुंची। फिर हम उन नॉलेज के बेसिस पे कुछ और रिसर्च करेंगे और इस नॉलेज को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफरेबिलिटी में, नॉलेज के ट्रांसफरेबिलिटी में हमारे लिए जो टर्म्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं the terms on basis of which we study the laws of the universe। अच्छा, मैं यहां पर फिजिक्स नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिजिक्स लिखते वक्त ये बात हल्की हो जाती है। मैं लिख रहा हूं लॉज ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो अगर यूनिवर्स के लॉ हैं या फिजिक्स के लॉ हैं, दोनों की दोनों बात सेम। हम आ जाएंगे, स्पेसिफिक हो जाएंगे धीरे धीरे अपनी स्टडी पे, लेकिन अभी के लिए हम एक होलसम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम हर एक टर्म्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए। तो वो टर्म्स जिनके बेसिस पर हम लॉज ऑफ यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, that are called physical quantities। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी पूछे भैया तो रट्टा मारने की जरूरत है क्या? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी पूछे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं। हमको क्या पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी को क्यों डिफाइन किया गया। क्या उनके बिना काम नहीं चल सकता था? चल सकता था। क्या उनके बिना यूनिवर्स के लॉज गवर्न नहीं हो सकते? हो सकते हैं। क्या उनके बिना हमारी समझ कुछ कम होती? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उनको डिफाइन करके नॉलेज की ट्रांसफरेबिलिटी इजी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे मेरा नाम नहीं बताया गया होता या मेरा नामकरण नहीं हुआ होता, फिर भी मैं एग्जिस्ट करता, फिर भी मेरी क्वालिटीज वही होती, फिर भी मेरे जानने वाले लोग मुझे जानते। लेकिन अगर किसी नए आदमी को बताना होता कि मैं कौन हूं तो क्या बताते? पहले तो नाम ही इंपॉर्टेंट होता है ना, टर्म ही इंपॉर्टेंट होता है ना जिससे मेरी पहचान है। तो उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटीज के बिना भी काम चल सकता है, लेकिन जब इनको हम डिफाइन कर लेते हैं तो नॉलेज की ट्रांसफरेबिलिटी यानी किसी नए आदमी को पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। आप तो बुजुर्ग लोग हैं, आपको पढ़ाना फिजिकल क्वांटिटी के बिना भी संभव हो सकता है। तो दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्या दुनिया में हर एक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी? जवाब है नहीं। तो फिर कितनी तरह की क्वांटिटीज होती हैं? तो अगर मैं मोटा मोटी तौर पे बात करूं तो क्वांटिटीज को मैं 2 तरह से बांट सकता हूं, ठीक है। क्वांटिटीज को 2 तरीके से बांटा जा सकता है।
कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो मेजरेबल होती हैं और कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो नॉट मेजरेबल होती हैं। ठीक है, मेजरेबल नॉट मेजरेबल का मतलब कि इनको मापा जा सकता है, इनको मापा जा सकता है और इनको नहीं मापा जा सकता। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बात है भी नहीं, सिंपल सिंपल चिरकुरो टाइप की बात, नहीं मापा जा सकता है। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी इनमें से कौन सी है? जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं बोलूं कि किसी भी चीज की लंबाई, क्या इसको नापा जा सकता है या मापा जा सकता है? जवाब है हाँ, नापते तो है। मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, गज में, तमाम तरह की चीजों में नापते हैं। लंबाई नापा जा सकता है। क्या मैं अपना वेट मेजर कर सकता हूं? जवाब है हाँ। क्या अपना मैं मास मेजर कर सकता हूं? जवाब है हाँ। लेकिन बताओ, मुझे दर्द हो रहा है घुटने में, कुछ लोगों को दिल में भी होता है, ठीक, तो अगर दर्द हो रहा है, मैं पूछूं कि कितना, बोलोगे मीठा मीठा। ये कौन सी मेजरमेंट है? क्या दर्द को मेजर कर सकते हैं क्या आप? दर्द को मेजर करना पॉसिबल है क्या? नहीं। मैं कोई बोले मुझसे कि हम आपसे प्यार करते हैं, हालांकि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, फिर भी काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, कि कोई हमसे प्यार कर रहा है। मैं पूछूं कितना, अमाउंट बताओ भैया, मेजर करके बताओ, बता पाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं। बोलेगा मैं तुमसे बहुत प्यार करूं, मैं बहुत कितना, 4-5 किलो या 2-3 लीटर। बोलेगा नहीं, बहुत कितना, बहुत, नाप के दिखाओ। क्या नापना पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज आती हैं उनको मेजर करना पॉसिबल है। इसीलिए फिजिक्स के मास्टर या फिजिक्स के स्टूडेंट से नॉट मेजरेबल क्वांटिटी की बात मत करना। यही कारण है कि आज तक सिंगल है हम लोग, क्योंकि कोई आके बोल दे कि हमको प्यार है आपसे, क्वांटिटी पूछ लेते हैं कितनी, खैर पर्सनल नहीं होते हैं, मेजरेबल। तो जो क्वांटिटी मेजरेबल है वो फिजिकल क्वांटिटीज है, जो मेजरेबल नहीं है वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। न दर्द नापा जा सकता है, न प्यार नापा जा सकता है, न गुस्सा नापा जा सकता है। जितने भी इमोशंस हैं उनको नापना पॉसिबल नहीं, लेकिन जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको नापना पॉसिबल है। तो फिजिकल क्वांटिटी की एक प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि वो कुछ टर्म्स हैं जिनके बेसिस पर हम यूनिवर्स के लॉज को समझते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कि वो क्वांटिटी हर कीमत पे मेजर कर जानी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वांटिटी थी टेम्परेचर, उसको मेजर करने का हमने तरीका बनाया, तब जाके वो फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आई। वरना टेम्परेचर को मेजर करना इतना आसान नहीं था जितना हम आज बोल देते हैं, पेट को जाते हुए हाँ आज गर्मी बहुत है, 42 डिग्री टेम्परेचर गया है, और वो उतना आसान नहीं था। उसको बहुत मेहनत के साथ एक स्टैंडर्ड सेट कर करके नापने लायक बनाया गया ताकि वो इस क्वांटिटी में आ सके। बात समझ में आई? तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो मेजरेबल होती है। अच्छा, किसी भी चीज को जब मैं मेजर करूंगा तो मेजर करने के लिए क्या चाहिए? पहली बात है कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। अब वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? तो जवाब है कुछ भी। क्या जवाब है? कुछ भी। जैसे कि किसी को अगर लंबाई मेजर करनी है तो लंबाई मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या आता है? स्केल। तो कोई बोलेगा कि क्या स्केल के सिवा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज कर सकते हैं? मैं बोलूंगा कर सकते हैं, जितनी मर्जी उतने इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो। एक इंस्ट्रूमेंट मैं बताता हूं, बित्ता। गांवों में चलता होगा, पूर्वांचल इलाके में बहुत चलता है। बित्ता इज अ इंस्ट्रूमेंट, इससे भी हम लंबाई मेजर कर रहे हैं। मैं इस मार्कर से अगर किसी चीज की लंबाई मेजर करना चाहता हूं, इट इज ऑल्सो अ इंस्ट्रूमेंट। मैं किसी भी चीज को ले लूं और उससे मैं लंबाई मेजर कर दूंगा, वो होगा मेरा इंस्ट्रूमेंट। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन सब की लिमिटेशन होती है कि हम कुछ एक सर्टेन अमाउंट उससे होता है जो कि मिनिमम मेजर हो सकता है।
जैसे कि इस मार्कर से मैं मिनिमम जो लेंथ मेजर कर सकता हूं वो क्या हो सकती है, तो वो हो सकती है एक मार्कर की ये फुल लेंथ। मैं अपने हाथ से कुछ मेजर कर सकता हूं तो मिनिमम एक हाथ मेजर कर सकता हूं। अगर इससे छोटी लेंथ मुझे बोलोगे मेजर करने के लिए, मेजर करना पॉसिबल नहीं, फिर इंस्ट्रूमेंट दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी इंस्ट्रूमेंट उठा लो भैया, कुछ भी, अरे लोहा टीना कुछ भी उठाओ, अगर मैं उससे किसी भी चीज को मेजर करने जा रहा हूं तो जैसे ही मैं मेजर करूंगा तो वो एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट होगा जिससे कम उसको नापना पॉसिबल नहीं है, जो उसकी मिनिमम औकात है। सीधी बात, मिनिमम वो जितना नाप सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लो, दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा लो, उसकी एक हद होती है कि मिनिमम वो इतना ही मेजर कर सकता है, इससे कम मेजर करना पॉसिबल नहीं। तो जो मिनिमम अमाउंट वो मेजर कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। तो क्या यूनिट की डिफिनेशन अब बताने की जरूरत है क्या? आप लोग खुद ही से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी बोलते हैं यूनिट के बारे में, इतने से चर्चा नहीं, लेकिन जरा अगर आप लोग लिखना चाहें तो पहले इसको लिख ले, फिर मैं मिटा दूंगा। मिटाने के बाद कोई जो हो गया मुंह पे थप्पड़ मारेंगे, बोल रहे हैं मोबाइल में घुस के मारेंगे क्या? ये के मास्टर है बेटे, घर पे आके मारेंगे, घर का मास्टर है। हाँ, तो मैंने क्या बोला? यूनिट, फिजिकल यूनिट बोल देते हैं। यूनिट क्या होती है? जैसे कि मैंने बोला कि आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट उठा सकते हैं, तो अगर आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट उठा सकते हैं तो कुछ भी यूनिट हो सकती है। इसकी ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है। मैं कुछ भी उठा लूं यार, अभी कुछ दिख भी तो नहीं रहा है, मैं कुछ भी उठा लेते हैं। मैं अंगूठा उठा लूंगा, एक अंगूठे से नापने लगूं, ये भी एक यूनिट है। मैं अपने आप को ही एक क्वांटिटी मान लूं, अपनी लेंथ से मैं मेजर करने लगूं कि इस छत की हाइट कितनी है या यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। क्रिकेट खेलते थे तो हम लोग पैरों से ऐसे पिच नाप दिया करते थे, तो हमारा पैर उस टाइम पे यूनिट हो जाया करता था। बात समझ में आई कि नहीं? तो कुछ भी यूनिट हो सकती है। तो क्या मैं बोलूंगा यूनिट की का कोई ईमान धर्म होता है? मतलब ईमान धर्म का मतलब कि यूनिट कोई फिक्स चीज होती है? नहीं, कुछ भी हो सकती है। पहली बात, कुछ भी। पर दूसरी बात जो है वो ये कि यूनिट की एक खास बात है कि वो अप्रोप्रिएट टू द क्वांटिटी होनी चाहिए। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं उस क्वांटिटी के अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जैसे मैं इस गिलास का जो वॉल्यूम है, इससे मैं मास मेजर करने जाऊं, मैं नहीं कर सकता। मैं इस गिलास का टेम्परेचर मेजर करने जाऊं, नहीं कर सकता। मैं इस गिलास से वॉल्यूम मेजर करने जाऊं, कर सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई बोले कि तुमको लंबाई नापनी है और वो मुझे वेट मशीन दे रहा है, मैं वेट मशीन से लंबाई नापूंगा कैसे भैया? मतलब वो तो जबरदस्ती हो जाएगी कि वेट मशीन को ऐसे ऐसे लेते चले जाओ। लेकिन क्या वेट मशीन लंबाई नापी जा सकती है क्या उससे? किसी को मास मेजर करना है और मास मेजर करने के लिए मुझे इंच टेप दे रहा है, ठीक है, मीटर स्केल कर, मैं उससे मास मेजर करूंगा क्या? नहीं। तो ये बात तो सच है कि मैं यूनिट कुछ भी चूज कर सकता हूं, क्वांटिटी कुछ भी चूज कर सकता हूं, लेकिन ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि वो क्वांटिटी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब अप्रोप्रिएट क्वांटिटी का मतलब कि मैं जिस चीज को मेजर कर रहा हूं, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूं, वो दोनों या तो सेम टाइप के होने चाहिए या तो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि मैं अगर लेंथ को लेंथ से मेजर करूंगा तो लेंथ और लेंथ दोनों सेम टाइप के। मैं अगर किसी चीज के मास को मेजर कर रहा हूं तो मैं बगल में एक और मास रखूंगा तो मास और मास दोनों सेम टाइप के हैं। तो मास, लेंथ, ये सब एक सेम टाइप है। और अगर मैं टाइम को मेजर करना चाहूं तो मैं टाइम की सिमिलर क्वांटिटी कोई ला ही नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूं, टाइम पे डिपेंड होने वाले यानी कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को बार बार दोहराने वाले प्रोसेस का सहारा लेता हूं। वो टाइम पे डिपेंड करते हैं और इसीलिए हम उसको टाइम का स्टैंडर्ड मान सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत पहले सुना होगा कि एक बालू घड़ी चला करती थी, सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक
का जो सैंड ऊपर से नीचे गिरने के टाइम जो समय होता था वो फिक्स होता था। अगर वो बदलता रहता है कि एक बार वो कुछ और टाइम पे गिरेगा, दूसरे बार कुछ और टाइम पे गिरेगा, तीसरे बार कुछ और टाइम पे गिरेगा, क्या हम उसको यूज कर सकते थे? पॉसिबल ही नहीं। उसको यूज तभी किया जा सकता है जब वो फिक्स टाइम इंटरवल पे ऊपर या नीचे जाए। उसी तरह से दिन और रात को, सूरज के निकलने को और डूबने को हम टाइम के स्टैंडर्ड के रूप में सेट करते हैं। घड़ी का जो मोशन होता है तो जो सेकंड के लिए फिक्स टाइम के बाद वापस अपने पोजीशन पे आ जाती है। तो अगर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद कोई अपना पाथ रिपीट करे, इसका आगे नाम चल के नाम पीरियोडिक मोशन दे देंगे। तो अगर कोई पीरियोडिक मोशन करे तभी हम उसको टाइम के स्टैंडर्ड मान सकते हैं। तो पीरियोडिक मोशन अगर कोई कर रहा है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी हमने क्या समझा कि जो भी यूनिट या जो भी क्वांटिटी है वो या तो एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करे, एक तरह की हो, या तो उस पर डिपेंड करती हो। अब हमने बात की यूनिट की, तो मैंने बोला कि यूनिट कुछ भी हो सकती है, यानी कि जो मर्जी वो चूज कर लो, पर अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अच्छा, जो यूनिट होती है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी जाने वाली सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी उससे छोटी यूनिट मतलब उससे छोटी क्वांटिटी मेजर करना पॉसिबल नहीं। और अगर मैं पूछूं कि मान लो मैं बित्ता को ऐसे यूनिट न मान के, मान लो मैं कपड़ा नाप रहा हूं, मेरा कपड़े का बिजनेस है, मुझे कहीं से ऑर्डर आया कि मैं 3 बित्ता कपड़ा नाप के दे दिया। मैंने बोला कि भैया 3 बित्ता कपड़ा नापे हैं, लेते जाओ। और वो 3 बित्ता कपड़ा जिसको भेजना था उस इंसान का नाम खली था। तो अगर खली को 3 बित्ता कपड़ा भेजा मैंने, तो मैंने तो अपने हाथ से नाप के भेजा। जब वो भाई साहब मेजर करेंगे तो क्या उनका भी उतना आएगा? वो तो 1 बित्ते के बराबर होगा, पता नहीं वो भी 1 बित्ते में कम पड़ जाए। तो फिर आएंगे ऐसे 4-5 लोग, क्या 4-5 लोग वो अकेले ही काफी आएंगे। कपड़े का बिजनेस गया और मैं भी, ठीक है। तो मैं ऐसी क्वांटिटी या ऐसी यूनिट में चूज ही क्यों करूंगा जो मेरे हाथ पर तुड़वा दे? तो जो आखिरी टर्म एंड कंडीशन है किसी यूनिट को चूज करने की, वो ये कि वो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं कपड़ा खली के पास भेजूं तो भी और किसी मामूली इंसान के पास भेजूं तो भी, वो उसकी लंबाई बदलनी नहीं चाहिए। यानी यूनिट जो है वो यहां हो, चाहे कहीं और हो, चाहे कहीं और हो, चाहे इस विश्व में, चाहे कहीं पे भी मैं मेजर कर रहा हूं, उसकी वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो मैंने बोला कि कुछ भी चूज कर सकते हैं, पर उस कुछ भी में कुछ बातें, जैसे पहला कि वो कुछ भी चूज कर लो पर वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं या तो उसके सिमिलर होनी चाहिए या तो उससे रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बात की कि वो एक सबसे मिनिमम क्वांटिटी हो सकती है जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। और अगली बात कि वो हर जगह एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। आप एनसीईआरटी उठा के देखिएगा, वहां पर फिजिकल यूनिट की एक ऐसी लाइन लिखी गई होगी कुछ इस तरह की, स्टैंडर्ड मिनिमम वैल्यू which is used to measure a quantity that is arbitrary, appropriate, basic and universally acceptable is called a unit. एक स्टैंडर्ड मिनिमम वैल्यू विच इज यूज्ड टू मेजर क्वांटिटी दैट इज आर्बिट्रेरी, नहीं, स्टैंडर्ड मिनिमम वैल्यू दैट इज यूज्ड टू मेजर क्वांटिटी दैट इज आर्बिट्रेरी, बेसिक एंड यूनिवर्सली, हाँ ठीक। यानी कि यूनिट के बारे में हमने क्या बोला कि वो पहली बात आर्बिट्रेरी होनी चाहिए। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है? आर्बिट्रेरी का मतलब कुछ भी, जो मर्जी वो उठा लो।
अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी कि जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं या तो उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, या तो उसी जैसी होनी चाहिए, या तो उस पर डिपेंड करनी चाहिए। बेसिक का मतलब होता है कि जो भी हम मिनिमम वैल्यू है उससे कुछ मिनिमम वैल्यू, सर्टेन मिनिमम वैल्यू नाप सकते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी कि कोई भी कहीं भी मेजर कर रहा हो वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए। मैं 1 केजी यहां मेजर करूं, 1 केजी जाके यूएसए में मेजर करूं, 1 केजी जाके लंदन मेजर करूं, तीनों में 1 केजी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं यूनिट। तो जो फिजिकल यूनिट है वो ये। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको 2 भागों में बांटा गया। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो इन 2 भागों में बांटने से पहले कई सारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है। फिजिकल यूनिट्स में कई सारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? जैसे कि पहले हमको मान लो लेंथ मेजर करना है, फिर मान लो हमको मास मेजर करना आ गया, फिर मान लो हमको टाइम मेजर करना आ गया। तो जब मास, लेंथ, टाइम ये सब चीजें मेजर करनी आ गई तो एक साथ सब तीनों चीजें नहीं आई थी, ऑब्वियसली धीरे धीरे करके आई। तो जब 3 चीजें हो गई तो अगर मैं यूनिट बना रहा हूं तो उस यूनिट में ये 3 चीजें हैं जिसको मैं मेंशन कर सकता हूं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स जिसमें मास, लेंथ और टाइम का जिक्र हो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उस समय तक 3 क्वांटिटी मेजर करी जा रही थी, तो उन 3 को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स मान लिए। तो सबसे पहला जो नाम लिखेंगे वो लिखते हैं सीजीएस का, फिर उसके बाद एफपीएस और फिर उसके बाद एमकेएस, ठीक है। ये लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स हैं। पहले लेंथ, फिर मास, फिर टाइम। जो सीजीएस यूनिट्स है उसमें लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर, जी की यूनिट ग्राम, और एस जो है वो टाइम की यूनिट सेकेंड, ठीक है। एफपीएस में एफ जो होता है वो लेंथ की यूनिट है फुट, पी है पाउंड और एस है सेकेंड, पी पाउंड मास की यूनिट। एमकेएस में एम है मीटर, के है किलोग्राम और एस है सेकेंड। बात समझ आई कि नहीं आई? तो सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस क्या है? फुट पाउंड सेकेंड, और एमकेएस क्या है? मीटर किलोग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। सीजीएस सिस्टम चला करता था, अभी बहुत ज्यादा चलन में नहीं है, लेकिन कई जगहों पर इसको यूज किया जाता है। और हमको जो पढ़ना होगा तो सीजीएस और एमकेएस सबसे ज्यादा पढ़ना है, एफपीएस बहुत कम पढ़ना होता है। एफपीएस यूएसए में आज भी चलती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा यूज यूएसए में एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही होती है, ठीक। जो सीजीएस और एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं ये बहुत ज्यादा चलते हैं, और एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है, यूं कहा जा सकता है, ठीक है। इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बाद जो फाइनली सबसे लास्ट में सिस्टम ऑफ यूनिट आया वो आया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो एसआई में एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, जो कि किसी लैंग्वेज का वर्ड है और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हम फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं यहां पे, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और एसआई यूनिट्स। ये है जो इस चैप्टर में मेनली हमको पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा और पढ़ेंगे, बस जाना नाम, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, ठीक है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोगों ने पढ़ा कि हम फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, यूनिट किसको बोला जा सकता है, और अलग अलग टाइप की यूनिट्स, ठीक है। आज हम इससे ज्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स पे, सॉरी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पे, कि कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है। और फिर उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि एसआई सिस्टम पे बात करेंगे, ठीक है। जो एसआई सिस्टम है इंटरनेशनल, आज सबसे ज्यादा चलने वाला सिस्टम ऑफ यूनिट वही है, ठीक है।
जो फिजिकल क्वांटिटी है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो दो तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड। आपके लिए आज होमवर्क देके जाता हूं कि फंडामेंटल और डिराइव्ड का मतलब जरा समझिएगा, ठीक है। आप जाइएगा किचन में आपकी मम्मी काम कर रही होंगी या कुछ भी कोई भी होगा, जाइएगा तो वहां पर बहुत कुछ रखा होगा, हल्दी, नमक, तेल, मसाला, यही सब रखा होगा। इन्हीं सब चीजों को यूज करके देखिएगा कि सुबह से लेकर शाम तक मम्मी क्या क्या डिश तैयार करती है। उसमें जो बेसिक चीजें होंगी वो सेम होंगी, पर जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे होंगे, ठीक है। कभी दाल, कभी सब्जी, कभी कुछ और, कभी कुछ और, लेकिन इंग्रेडिएंट मोटा मोटी वही होगा, बस उसका किसी में प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, कहीं पे प्रोपोर्शन कम होगा, और इस तरह से अलग अलग। तो 2-3 बार ऑब्जर्व करिएगा और आपको वहां पर सबसे बेहतरीन एग्जांपल मिलेगा कि फंडामेंटल क्या होता है और डिराइव्ड क्या होता है। फिर उसके बाद समझाना बहुत आसान होगा, बहुत ही इजी। घर से पढ़िए, घर के एग्जांपल्स को उठाइए, ठीक बात है। तो फिर ये चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। एसआई यूनिट्स क्या होता है और एसआई यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, और इन 3 के बाद बाकी के जो 4 यूनिट्स हैं, यानी टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो आई वो कैसे डेवलप हुई, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर ये भी बात करेंगे कि मास का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, लेंथ का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, टाइम का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। यानी कि मास, लेंथ और टाइम का फिजिकल मीनिंग होने का मतलब कि जैसे कि मास एक ऐसी चीज है जो हमको पता ही नहीं पड़ती, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते। तो जिस चीज को महसूस नहीं कर सकते उसको मेजर कैसे करें। अब बोलोगे ये क्या बात कर रहे हैं सर, जिसका मास ज्यादा होता है वो महसूस होता है? नहीं होता है, आपको मास नहीं वेट महसूस होता है। अगर किसी को पहले से पता है मास और वेट का अंतर तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो मास और वेट का अंतर भी हम कल जानेंगे, मास की फिजिकल मीनिंग का मतलब जानेंगे, ठीक है। हिंदी में द्रव्यमान और भार कहते हैं, दोनों में बहुत फर्क है, सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं पर बहुत फर्क है। तो इनकी फिजिकल मीनिंग जानेंगे, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जानेंगे और एसआई यूनिट्स जानेंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही वीडियो लगातार चाहते हैं कि आपका कोर्स ऐसे चलता रहे, पूरा होता रहे, मजे के साथ पढ़ाई करते रहें, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके जितने भी हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आप तक एकदम आसानी से पहुंचते रहें। माइंड मूवर एकेडमी आपके करियर की ग्रोथ में सबसे बड़ा सहायक और निर्णायक भूमिका अदा करना चाहता है। इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा, हम आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद।